Hello students, today we are going to discuss chapter 4 of civics, that is understanding laws. Student, in this chapter you will see that how the laws are making and how the laws are implementing on our public. So here you may be familiar with some laws, laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do laws come into being? Could they laws that are unpopular by controversial? What should we as a citizen do under such circumstances? So इधर आप लोग देखोगे कि ये जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, आपके प्रोटेस्ट कर रही हैं किसी लॉज को लेकर. ठीक है. सो हियर डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या जो लॉज हम लोग बनाते हैं हमारी गवर्नमेंट जब बनाती है, क्या वो सब पर लागू होते हैं? ठीक है, क्या वो सब पर इम्प्लीमेंट होते हैं? ठीक है, या फिर हम लोग किसी का डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by district court for a crime that he has committed. तो जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इनकी सरकारी आदमी है, तो इसके बच्चे को क्या हुई है, जेल हुई है, लेकिन उसको छुपाने के लिए इसको कहीं छुपा देता है. तो ये जो इसका बच्चा है, सन है, उसको 10 ईयर्स की जेल दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो उसको कर रहा है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, इससे हमें लग रहा है कि जो लॉज हैं वो सब पर इक्वली इम्प्लीमेंटेड नहीं होते हैं. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्ट So, do you think that the government officials' actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? तो क्या आपको लगता है कि जो ये इसने क्राइम की है और गवर्नमेंट ऑफिशियल के सन ने, ठीक है, इसके फादर हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो इसकी वजह से इनको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकली पावरफुल है और ये इकोनॉमिकली पावरफुल भी है. आइए देखते हैं इसमें क्या होता है. द अबव इज क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. ठीक है, जो अभी आप लोगों ने केस देखा, इसमें क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है लॉ का. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर एग्रीड दे शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना. तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई भी जो लॉ है, ठीक है, वो सब पर इक्वली इम्प्लीमेंट होगा और हम लोग उसकी आर्बिट्री नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते. दे therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the laws. तो जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किए थे कि आपके जो आर्टिकल 14 है उसमें लिखा गया है कि ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉज, नो विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लॉज. किसी को भी हम लोग लॉज के बेसिस पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, और सारे लॉज हमारे किस में लिखे गए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर. हमारे जो लॉज हैं वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दैट इज मेल और फीमेल. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of country is above the law. तो कोई भी हमारे कंट्री में लॉज से ऊपर नहीं है. ठीक है, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, या फिर जिसका ज़्यादा पैसे हैं, वो भी हमारे लॉ से ऊपर नहीं माना जाता. एनी क्राइम और वायलेशन of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? ठीक है, हम लोगों ने हर क्राइम के लिए, अगर कोई भी लॉ का वायलेशन करता है, उसके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक पनिशमेंट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो अगर कोई वायलेशन करता है तो हम लोग उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पनिश करने की कोशिश करते हैं. बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या ये वास्तव में होता है ऐसा या फिर नहीं होता? इसको हमको इसमें देखना पड़ेगा. इन एंशियंट इंडिया मतलब हमारा प्राचीन भारत, पुराने भारत, देयर वर इननंबरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज. डिफरेंट कम्युनिटीज
enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws. तो आपके एंशंट इंडिया में क्या हुआ, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉज थे, ठीक है, तो जिस कम्युनिटी का जो पर्सन है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों ने लॉज हमारे बनाए हुए थे। जैसे आपके जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए हम लोगों ने अलग लॉज बना रखे थे, ठीक है, जो आपके क्षत्रिय थे उनके लिए हम लोगों ने अलग लॉज बना रखे थे, जो शूद्र थे, शूद्रास, वी आर मेकिंग डिफरेंट लॉज फॉर शूद्रास. So among the on in some cases the punishment that two persons received for the same crime vary depending on their caste background, with lower castes being more harshly penalized. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. तो कभी कभी तो ऐसा हुआ करता था कि एक ही पर्सन को एक ही क्राइम के लिए दो बार हम लोग उसको पनिशमेंट दे दिया करते थे, जो कि क्या है, एकदम रॉन्ग वे था पनिशमेंट देने का। और वही क्राइम को अगर कोई दूसरा हायर कास्ट का पर्सन करता था तो उसके लिए हम लोग उसको बिल्कुल भी पेनलाइज्ड नहीं करते थे। तो इसमें जो दलित से जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो उनके साथ बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट लॉज मेकिंग कर रहे थे। और जो ये ट्रीटमेंट है ये आपके कॉलोनियल पीरियड में भी हमको देखने को मिलता है कि जो लोअर कास्ट के पीपल के साथ हम लोग कॉलोनाइजेशन हमारे कंट्री में हो गया था, तब भी हम लोगों का जो बिहेवियर है लोअर कास्ट के अगेंस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज the British colonists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include first that colonial law was arbitrary, and second, and the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870. Sedition Act 1870 क्या है? इसमें यह बताया गया है कि कोई भी अगर हमारे जो लॉज है उनको मानने से मना करता है तो हम लोग उस पर चार्जेस लगा सकते हैं। So Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea. तो जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 है, इसके थ्रू हमारे जब रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, जब वो रिवॉल्ट किया करते थे तो ये लॉज को ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा दिया करते थे। इधर आप लोग इसमें देख रहे हो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेस was the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial. तो सेडिशन एक्ट में जो एक और आर्बिट्रेस एक्ट हमको देखने को मिलती है, ठीक है। आर्बिट्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट मनमाने तरीके से, ठीक है। तो एक रॉलेट एक्ट बनाया गया था एक रॉलेट एक्ट बनाया गया, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बिना ट्रायल किए हुए हमको प्रिजन में डाल सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं और हमारे ऊपर केस चला सकते हैं। ये था आपके रॉलेट एक्ट में। सो डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, द रॉलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑफ 10 मार्च 1919। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 10 मार्च 1919 को आपका रॉलेट एक्ट इफेक्ट में आया था। एंड इन पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली, एंड ऑन अप्रैल 10 two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested. तो दो लीडर्स को आपके अरेस्ट कर लिया गया, कब? अप्रैल 10 को। और इसी की डिस्कशन के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जो मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग, अमृतसर में। So the public was meeting, and the public meeting was held on 13 April 1919. So what was happened in the Jallianwala Bagh massacre? There is a officer, General Dyer, entered the park with his troops. They closed the only exit, and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. Several hundreds of people died in this gunfire, and many more were wounded, including women and children. This painting shows troop firing on the people during the Jallianwala Bagh massacre. तो जो ये पेंटिंग है, ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आपके जनरल डायर ने हमारे पर फायरिंग की थी, ठीक है। और जो ये पूरा सीन आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्या है, चारों तरफ से कवर था पूरा एरिया, और इसके बीच में एक कुआं भी था। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद गए वो। और ऐसा मानते हैं हिस्टोरियंस की जो एक कुआं था काफ़ी गहरा था, लेकिन इसमें लोग इतने ज़्यादा नंबर में इसमें कूदे कि ये कुआं लोगों से भर गया, ठीक है। आप लोग
इसके राइट हैंड साइड में देख रहे हो कि किस तरीके से जनरल लायर है हमारे पर लगातार कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपके आर्बिट्री लॉज, और यहाँ से आपको सेडिशन एक्ट 1870 की भी डेफिनेशन में आ गई होगी। सो from a set of rules that they were forced to obey to law as including idea of justice. By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. ठीक है, तो आपके जब रूल्स बनाए जाते थे, ठीक है, जैसा आपने 1857 में देखा कि रिवॉल्ट हुआ था, और रिवॉल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गए थे, और वो चेंजेस हुए थे आपके एक्ट ऑफ 1858। तो अब जो रूल्स बनना शुरू हो गए थे उसमें आपके जो इंडियंस थे, इंडियन जजेस थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन लिया जाता था, तब आपके लॉज बनाए जाते थे। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट served as the foundation of which our representatives began making laws for the country. Every year, our representative passed several new laws as well as amended existing ones. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, उसमें हम लोग लॉज बनाते हैं, और हर ईयर बहुत सारे लॉज बनते भी हैं, ठीक है। और जो पुराने लॉज हैं, जब उसमें कोई चेंजमेंट हम लोग करते हैं, तो जो चेंजमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट। तो आपके जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 1951 में, ठीक है। सो इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो आप लोगों ने जो क्लास 6 की बुक थी आपकी सिविक्स की, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये लॉज होता क्या है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। तो इसमें आपके जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, इंडियन सोसाइटी आपको पता है पेट्रिकल सोसाइटी है, और पेट्रिकल सोसाइटी में जो ज़्यादा राइट्स होते हैं वो किसको होते हैं, आपके मेल पर्सन को होते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी राइट होती है वो भी किसको होते हैं, मेल पर्सन को ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस एक्ट में बताया गया है कि जितना प्रॉपर्टी का आपके शेयर है वो सन को मिलेगा, उतना ही प्रॉपर्टी का शेयर उस फैमिली की डॉटर या फिर मदर को मिलेगा, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन among the genders. Similarly, new laws have been enacted to control pollution, provide employment. How do become people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this in this new section. तो जो ये लॉज है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज था। इसी की वजह से आज हम लोग जो मदर है या फिर हमारी जो डॉटर्स हैं, ठीक है, सिस्टर्स हैं, उनको हम लोग इक्वल शेयर दे पाते हैं। So in this chapter you will see there are more laws that we discuss. How do new laws come about? The parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. तो एक स्टोरी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं एक शब्द में, एक वर्ड में बात करूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि जो हमारे घर के अंदर, ठीक है, हमारे हाउस के अंदर जो वायलेंस क्रिएट होती है उसी को बोलते हैं आपके डोमेस्टिक वायलेंस। और जनरली देखा गया है कि इसमें भी आपके कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है कि हमेशा जो मेल पर्सन है वो फीमेल पर्सन को क्या करता है, इसमें वायलेंस करता है, ज़्यादातर मेजोरिटी में देखा गया है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह अभी जैसे रिसेंट में अगर हम लोग 2020 की बात करें तो आपके बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जब आपके फीमेल ने मेल पर्सन को डोमिनेट किया। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि मोटा मोटा कि हमेशा मेल ही फीमेल को दबाते हैं, फीमेल्स भी मेल को दबाने की कोशिश काफ़ी बार करती हैं, पर मेजोरिटी में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो मेल है वो फीमेल को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हियर यू नो well better about the domestic violence. So domestic violence generally refer to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. तो फ्रेंड इसको आपको वर्ड टू वर्ड समझना है। refers to the injury or harm or threat, यानी कि अगर हम लोग उसको चोट पहुँचाते हैं
या उसको थ्रेट यानी कि धमकी देते हैं, ठीक है, और ये सारा काम कौन करता है? आपके एडल्ट मेल करता है। और यूजुअली आपके इंडिया में क्या देखा जाता है कि हस्बैंड किसके अगेंस्ट में करता है? वाइफ के अगेंस्ट में करता है। यहाँ पर इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी इन अ ब्रॉड वे, दैट इज फिजिकल बीटिंग और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, ठीक है। अगर हम लोग उसको अब्यूज करते हैं तो भी आपकी इंजरी में आएगा ये, और फिजिकली बीट करते हैं तो दैट इज ऑब्वियसली कम इन द इंजरी। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज, ठीक है। अब्यूज भी आपके वर्बल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है। वर्बल वर्ड्स के थ्रू, सेक्सुअल हम लोग अगर उनके साथ फिजिकली कोई चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनके फिजिकली उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो। एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर यह है कि हम लोग उनके साथ मतलब उनको पैसे नहीं देते जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब उनको नीड पड़ती है, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए इकोनॉमिक अब्यूज़। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence। तो यहाँ पर डोमेस्टिक का मतलब ये कि जो हमारा घर होता है तो उसके जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं वो सारे फीमेल मेंबर्स इसके अंदर आती है। तो ये जो जेंडर इक्वलिटी का ये आपको पिक्चर जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी स्टडी किया था, ठीक है। और ये आपके गोल नंबर 5 है। टोटल हमारे कितने हैं सोशल डेवलपमेंट गोल्स? तो ये एक स्टोरी बता रखी है, ठीक है। इसको पढ़कर आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके से हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस है लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। सो एज द अबव example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws. From establishing the need for a new law is to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspaper, editorial, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. तो सुन, जो भी हमारे लॉज बनते हैं, ठीक है, वो किसके लिए बनते हैं? हमारे पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और कोशिश की जाती है कि उसमें हम लोग कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना रखें। तो इन लॉज के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ने को मिलता है? टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आते हैं उनमें, रेडियो के थ्रू जो ब्रॉडकास्टिंग होती हैं, और जो आपके लोकल मीटिंग्स होती हैं। ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से हम लोगों को लॉज के बारे में पता चलता है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। लेट अस नाउ look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it cannot continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. तो बहुत सारे जो लॉज होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट बना तो देती है, जो आपके लीगल भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपकी जो पब्लिक है उसको लगता है कि ये लॉस कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? क्रिटिसाइज करते हैं उस लॉ को, और क्रिटिसाइज कौन करते हैं? वहाँ की पब्लिक करती है। सो पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट चैनल्स एक्सेट्रा। तो हम लोग जो क्रिटिसाइज के लिए जो हमारे को प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं वो क्या मिले हुए हैं? हम लोग टीवी के थ्रू हम लोग अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है, रेडियो के थ्रू हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिख के हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। और ये सारे राइट्स कहाँ से मिले? हमको फंडामेंटल राइट से मिले हुए हैं, ठीक है। सो in a democracy like our, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. तो जब ज़्यादा लोग किसी लॉज के अगेंस्ट में हो जाते हैं और पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो लॉ हम लोगों ने पास किया है और ये गलत है, कहीं ना कहीं इससे हमारी जो पब्लिक इसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर पार्लियामेंट को जो लॉज है उसमें कुछ अमेंडमेंट या कुछ चेंजेस उसके अंदर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीटिंग
vending illegal. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. This is their mean of livelihood. जैसे कुछ लॉज होते हैं आपके, जैसे म्यूनसिपल लॉज, तो म्यूनसिपल लॉज में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोड्स होते हैं, जब लोग बाजार जाते हैं तो रोड्स के आपके पास में ही आपके वेंडर्स खड़े रहते हैं, ठीक है, स्ट्रीट हॉकर्स खड़े रहते हैं, तो वो वहाँ पर खड़े हैं, वो इलीगल है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। हमको उन पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम लोग उनकी नेसेसिटी को समझते हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ पर वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हमको कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे हमारे जो पब्लिक है उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो इस तरीके के स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। सो हेंस इफ द लॉज फेवर्स वन ग्रुप एंड disregard the other, it will be controversial and lead to conflict. People who think that the laws is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it find that they don't adhere to the constitution, ठीक है। तो हमारे जो कोर्ट है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट, उसके पास हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉज को चेंज करती है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो इसके लिए रिक्वेस्ट कौन देगा आपको, यानी कि एडवाइस कौन देगा आपको? कोर्ट देगा, ठीक है, कि इसमें ये आपके अमेंडमेंट होना चाहिए। देन डू यू रिमेंबर द फोटो essay on the women's movement in the class 7th book? The photo was showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. The following picture point to the other ways in which people protest unjust laws. तो आप लोगों ने 7th क्लास की बुक में देखा था कि किस तरीके से जो लोग, जो पीपल्स थे, वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हुए आपकी जो गवर्नमेंट है उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर role as citizen does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done our MPs and criticize their action when we feel it is required. तो as a citizen of India, as a good citizen of India और as a responsible citizen of India, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग ना सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, बल्कि उनके जो वर्क हैं उनको भी चेक करते रहें टाइम टू टाइम, और जहाँ पर क्रिटिसाइज़ की बात आती है तो हमको उनको क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए व्हेन वी रिक्वायर्ड। Thus, what we should bear in mind is that is the extent involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative functions properly, और तभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से इसमें वर्क कर पाएगी। So this is the complete chapter. Okay, it is a very small chapter. The most important thing in this chapter is that Hindu succession laws. Okay, तो हिंदू सक्सेशन लॉ के थ्रू आज हम लोग जो हमारी फीमेल्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दे पाते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम लोग इक्वल शेयर नहीं दे पाते। तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।